हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये ज्ञान कुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 12 के लिए ये फिजिक्स की क्लास है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था, वो किन बातों में निर्भर करती है वो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत धारा के एक स्रोत के बारे में जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो वो विद्युत धारा का एक स्रोत ये सेल, तो हम ऐसे कह सकते हैं। सेल तो वैसे दैनिक जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे शुष्क सेल के बारे में जो हम बैटरी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हम घर में टॉर्च वगैरह के लिए उपयोग करते हैं। अब हम इन सेल के बारे में थोड़ी सी, इससे जो धाराएं आप प्राप्त करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर सेल की बात है तो सेल के बारे में हम ऐसा कहेंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। अब ऐसा नहीं कि सेल जो है वो धारा को उत्पन्न कर रहा है, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सेल जो होता है वो अपने अंदर की जो विद्युत ऊर्जा उसके अंदर संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा जिसे वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वह उसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके आवेशों को आगे की तरफ जो है प्रेस करता है। तो जिसके कारण उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो क्षय होती है। उसी ऊर्जा का उपयोग जो है आवेश गतिमान होने में जब करते हैं तो कहते हैं आवेश जब गति होती है तो क्या मिलती है? धारा। ठीक है, तो वो सेल जो है वह एक विद्युत ऊर्जा को जो है अपने अंदर से जो है आवेशों को ले जाने में खर्च कर रहा है, जिसके कारण हमें धारा प्राप्त होती है। चलिए, सेल के बारे में सिंपली दो चीजें हैं, एक है सेल का विद्युत वाहक और दूसरा है विभवांतर और तीसरा फैक्टर है धारा, चौथा है प्रतिरोध। ठीक है, देखिए सेल जो होता है, अगर हम बैटरी की बात करें तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं वो मटेरियल्स भी तो ऐसे हैं कि अगर उसके अंदर में करंट फ्लो हो तो वो धारा के मान में रुकावट डालेंगे। ठीक है, सेल का जो टर्मिनल है यदि इसे कहीं पर हम बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ेंगे तो उस समय जो टर्मिनलों का विभवांतर होगा वो कहलाता है सेल का विद्युत वाहक, जिसे हम देखेंगे E से। ठीक है, यदि इस सेल को किसी हम परिपथ से जोड़ देते हैं तो वो जो परिपथ से जोड़ते ही ये विद्युत वाहक जो है इनके अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो इस बाहर परिपथ के सिरे पर विभवांतर में, और जो बचा हुआ जो है इसके अंदर का विद्युत वाहक होता है वो इसके अंदर जो गोल जो होता है वो इनके धारा के मार्ग में यहाँ पर वो विभवांतर स्थापित होता है। तो कह सकते हैं कि जो सेल का विद्युत बाहुबली है वो दो जगह खर्च हुआ, एक तो सेल का विभवांतर स्थापित करने में, दूसरा सेल के अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके कारण विभवांतर स्थापित करने में। तो लिख सकते हैं कि यदि सेल के सिरों का बाह्य परिपथ के सिरों का विभवांतर VAB है तो E बराबर VAB प्लस इसके अंदर का विभवांतर। देखिए, अगर ये यहाँ से बाहर से नहीं जोड़ेंगे करंट फ्लो होगी, करंट जो फ्लो होगी वही करंट यहाँ से होते हुए इस अंदर आएगी। यदि सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से हम दे तो इस धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमारा कहलाता है विभवांतर। तो अंदर की धारा अंदर का प्रतिरोध देगा इस सेल के अंदर का विभवांतर। तो लिख सकते हैं VAB प्लस IR। तो इस तरीके से हमारा सेल के सिरों पर जो विभवांतर अप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा? VAB बराबर E माइनस IR। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बारे में जो कभी कभार परीक्षा में संबंध पूछे गए हैं वो स्मॉल r यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है और जो इसके सिरों पर विभवांतर है, विद्युत वाहक है और जो बाह्य परिपथ है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, उसमें हमको उस संबंध पूछेंगे। देखिए, ये हमारा संबंध है VAB बराबर E माइनस IR। ठीक है, ये VAB है क्या? ये बाह्य परिपथ के सिरों का प्रतिरोध है। अगर हम ओम का नियम लगाकर हम चाहें तो VAB यहाँ प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा में संबंध देख सकते हो। क्या होता है? VAB बराबर I इंटू R। I क्या है? VAB जो प्रतिरोध है जिसके सिरों का उसमें बहने वाली धारा है। VAB बराबर I इंटू R। तो VAB बराबर देख सकते हैं I इंटू R। इक्वेशन ऐसे बन जाएगा E बराबर IR माइनस I इंटू R। I कॉमन करेंगे तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, नेक्स्ट है हमको पता है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध यहाँ का विभवांतर और विद्युत वाहक में संबंध देखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को जो यहाँ वाला इक्वेशन देखिएगा VAB बराबर E माइनस IR को हम चाहें तो यहाँ से स्मॉल r को निकाल सकते हैं। स्मॉल r को निकालेंगे तो ये होगा R बराबर E माइनस VAB बटे में। अब ओम के नियम के अनुसार इस धारा को हम यहाँ से चाहें तो विभवांतर के रूप में निकाल सकते हैं। धारा बराबर विभवांतर बटे में प्रतिरोध। सेम चीज देखिए, धारा बराबर यहाँ से धारा की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के लिए I बराबर V अपॉन VAB ये है। ठीक है, तो यहाँ से जो VAB आपका होगा R बराबर E माइनस V अपॉन में VAB अपॉन में R। ये नीचे वाला R ऊपर चला जाएगा, R ऊपर आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है
जब E बाई बी यहाँ होगा, B बाई बी यहाँ होगा, B से B कैंसिल होगा, यहाँ से कितना बचेगा। ये संबंध है बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर और विद्युत वाहक में संबंध। ठीक है, तो ये तो सेल के बारे में हो गया। इस सेल के विभवांतर विद्युत वाहक में आपस में क्या संबंध होता है, आंतरिक प्रतिरोध उसके साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है संयोजन, सेलों का संयोजन। हम देखिए संयोजन होता क्या है, संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए हमारे पास एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, अगर उनको हम जोड़ना चाहें, ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात वो जो कितना काम करेंगे, या कहें कि एक अकेला हम सेल रख रहे हैं। जैसे अब देखिए संयोजन की आपके दो प्रकार के, श्रेणी और समांतर क्रम से। तो अगर हम श्रेणी क्रम में 1 2 3 4 7 इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक क्या होगा, या यूं कहें कि यदि हम इन चारों के सापेक्ष इन चारों को हटाकर एक अकेला सेल लेना चाहें, जो सेल इन्हीं चारों का काम करे, तो ये जो अकेला सेल होगा इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कहलाएगा इन सभी सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल, या ये कहलाएगा समांतर क्रम में इन सेलों का संयोजन। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने प्रक्रिया दिखा के दो सेलों का लेकर E1 और E2 विद्युत वाहक बल के मैंने दो सेल ले लिए हैं, जिसके आंतरिक प्रतिरोध मैंने R1 और R2 दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो VAB है, पहले सेल के सिरों का जो विभवांतर लेंगे, A B A है C, तो AB क्या होगा, E1 विद्युत वाहक बल के सेल का विभवांतर, तो VAB बराबर लेंगे तो E1 माइनस I इंटू R1। अब चूंकि देखिएगा इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, जोड़ने के पश्चात तो जो भी धारा बहेगी दोनों से मिलकर कोई एक धारा I बन रही है। ठीक है ना, तो VAB बराबर E1 माइनस I R1। कैसे सिंपल VAB को देखिए, यहाँ का जो उच्च है यहाँ का निम्न होगा इस सेल के हिसाब से, तो देख सकते हैं VA माइनस VB। ठीक है, अब चलिए दूसरे सेल की बात करें, तो दूसरे सेल के लिए ये आपका VB उच्च होगा, VC इससे कम होगा, तो यहाँ के विभवांतर को VBC लिखेंगे, तो VBC किसके बराबर होगा, E2 माइनस I इंटू R2, इसको लिख सकते हैं VB माइनस VC। ठीक है ना, अब चलिए हमने कहा कि हम इन दो सेलों का जो है एक तुल्य सेल ले रहे हैं, मतलब ये कि हम एक ऐसा अकेला सेल और ले रहे हैं जो इन दो सेलों के जुड़ने के पश्चात जितना कार्य इनका है वही कार्य इस सेल का। देखिएगा वो कार्य हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये A है, ये C है। अब हम एक ऐसा सेल लेंगे कि जो सेल इस दोनों सेल के साथ इस प्रकार से कार्य करे कि इन दोनों के लगाने के पश्चात जो विभवांतर A और C के सिरों पर उत्पन्न होगा वही विभवांतर इसके सिरों पर उत्पन्न होना चाहिए, और इन दोनों के सेलों के कारण जितनी धारा I द्वारा उतनी ही धारा यहाँ I होनी चाहिए, तब ये सेल कहलाएगा इसके तुल्य जो है श्रेणी क्रम में संयोजन के तुल्य आपका विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो इसके तुल्य जो है आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पर मोटिव संयोजन करने का यही है कि हम जो है इन दोनों को हटाकर एक अकेला ऐसा सेल लगाएं कि जिसका जो है विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट इस प्रकार से हो कि वो जो है इन सिरों पर जो है उतना ही विभवांतर अप्लाई करें, जितना ये कर रहे थे उतना ही धारा बहे जितना ये धारा बहा रहे थे, तो ये सेल कहलाएगा इनका तुल्य, इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा इन सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल, और इसका जो प्रतिरोध कहलाएगा इसका है तुल्य, इसका तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा इन दोनों सेलों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, चलिए इसको कैसे निकालेंगे, ये दोनों में निकालना होगा आपको। चाहिए VAC, आप पहले VAC अगर निकालना चाहें इन दोनों से, तो देखेंगे ये दोनों VA माइनस VC है, ये VB माइनस VC। अगर इन दोनों विभवों को जोड़ दें यानी VAB VC जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, क्या VA माइनस VC। तो हमने काम क्या किया है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो हमको मिला VAC, यानी इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर VA माइनस VC बराबर VAB प्लस VC। ठीक है, जब VAB प्लस VC ये आपको VAC के बराबर है, तो ये VAB और VAC की वैल्यू को रखकर यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, जोड़े हैं, और E1 और E2 को एक साथ किया तो यहाँ से आपको E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि VAC जितना इनके सिरों पर वहां यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट एक्सेल लगा दिया, वो भी वही काम कर रहा है, उतना ही विभवांतर यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, वही कर रहा है, ये प्रवाहित कर रहा है। तो हम यहाँ से भी तो लिख सकते हैं ना कि VAC बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R। ठीक है, तो ये दोनों जब विभव बराबर है तो इनके जो ये तुल्य क्वांटिटी भी आपस में बराबर होनी चाहिए। I का गुणनफल भी जो इस I के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों
लिख सकते हैं E इक्वलेंट बराबर E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम 1 2 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं n सेल जोड़ दें तो उनका जो तुल्य विद्युत भागफल E इक्वलेंट कितना होना चाहिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट E1 और उनका तुल्य विद्युत भागफल R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R। ठीक है, इस तरीके से हम चाहे तो वो हमें इक्विवेलेंट कौन सा सेल लेना होगा, इनके विद्युत भागफलों को जोड़ देंगे तो उतने ही विद्युत भागफल का सेल लेना होगा जो इन सभी का काम करेगा। ठीक है, और जो है वो R इक्विवेलेंट कितना होना है, इन सभी सेलों के जो है अलग अलग जो है आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होना चाहिए, तब ये सेल उतना ही धारा प्रवाहित करेगा और उतना ही यहाँ पर विभवांतर भी अप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दूसरा टाइप का है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के बारे में आप सभी जानते हैं। समांतर क्रम होता क्या है, यदि दो सेलों या दो परपथों को एक सिरे को एक साथ दूसरे सिरे को दूसरे साथ जोड़ दें तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर भी सेम चीज मैंने दो सेल लिए हैं E1 और E2 विद्युत भागफल के आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। इस तरीके से देखिए, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो अब इस पहले वाले सेल से धारा जो निकलेगी उसे हमने I1 सपोज कर लिया है, दूसरे सेल से जो धारा निकलेगी उसे मैंने I2 सपोज कर लिया। ये दोनों धारा जाएंगे और इस A सिरे में जो प्रवाहित हो, तो चूंकि यहाँ पे दोनों धारा मिल गई, मिलने के पश्चात ये धारा मैं बता दिया I बन गई। ठीक है, जब I बन रही है तो इस नियम से लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 I2 जुड़ के ही वो किसके बराबर है, I2। ठीक है, चलिए विभवांतर विद्युत भागफल के नियम के अनुसार अगर हम VAB निकालना चाहते हैं, यहाँ का प्रतिरोध उच्च है इसलिए इसको हम पहले ले रहे हैं, VAB बराबर पहले से कैसा लिख सकते हैं, E1 माइनस I1 R बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे वहां पर मैंने विभवांतर और विद्युत भागफल में संबंध बताया था। दूसरे सेल के लिए वही जो है विभवांतर कैसे भी लिख सकते हैं, VAB बराबर E2 माइनस I2 R2। देखिए VAB बराबर E2 माइनस I2 R2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, मैंने इसको बता दिया। अब चलिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से I1 की वैल्यू निकालना चाहे, I1 आपको यहाँ है, तो अगर आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे टर्म को इधर लेके जाएंगे, VAB को इधर लेके आएंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस VAB बटे में R1। सेम चीज अगर आप यहाँ से I2 निकालेंगे तो I2 यहाँ पर आपको मिलेगा I2 इक्वल टू E2 माइनस VAB अपॉन। ठीक है, अब चलिए जो आपने थर्ड इक्वेशन निकाला था I इक्वल टू R1 प्लस I2, यहाँ से देखकर यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के पश्चात ये इक्वेशन कैसा आपको बनेगा, I इक्वल टू I1 की वैल्यू यहाँ पे, I2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूट करने के पश्चात देखिए E1 बटे में R1 E2 बटे में R2 निकाल कर मैंने एक जगह किया और जो बचा हुआ टर्म माइनस VAB अपॉन में R1 माइनस VAB अपॉन में R2 मैंने उनको यहाँ पे रखिए, तो ये टर्म आप बनेगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2। यहाँ से माइनस VAB दोनों में से अगर बाहर निकालेंगे तो कॉमन बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब देखिए I को मैंने यहाँ पे फिर से जो सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ठीक से देखिए, अभी भिन्न के रूप में दिख रहा था, इसको सॉल्व मैंने यहाँ पे कर दिया। R2 का मल्टीप्लिकेशन इसे यहाँ पे, R1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसा हम भिन्न सॉल्व करते हैं सेम चीज। E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2 माइनस टाइम्स VAB कोष्ठक में R1 प्लस R2 बटे में R1 R2। ठीक है, इतना जब सॉल्व हो गया, इतना मैंने आपको बताया है कि ये जो VAB है ये इनके सिरों का विभवांतर है। सेम चीज इक्विवेलेंट हमें एक ऐसा सेल लेना है कि जो जिसका विद्युत भागफल हम E इक्विवेलेंट कर रहे हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कर रहे हैं। ये कैसा होना चाहिए, हम एक अकेला ऐसा सेल लेंगे कि जिसको यदि हम यहाँ पे लगा दें तो वो उतना ही धारा प्रवाहित करेगा जितना ये दोनों सेल मिलकर कर रहे थे, अर्थात कितनी करंट इसको यहाँ से फ्लो करानी चाहिए I। दूसरी बात कि इक्विवेलेंट होने के लिए ये भी आवश्यक है कि इनके सिरों पर जितना जो है पोटेंशियल जो है अप्लाई हो रहा था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इनके भी सिरों पर होना चाहिए। मतलब ये कि विभवांतर भी बराबर होना चाहिए, धारा बराबर होगी, तब ये सेल कहलाएगा इन दोनों के तुल्य जो है सेल। ठीक है, इन सेलों का तुल्य कहलाएगा ये वाला सेल। ठीक है, अब चलिए तो मैं अब नेक्स्ट जब मैंने ये I निकाला, अब मैं यहाँ से निकालूंगा VAB। ठीक है, VAB निकालने के लिए इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके गया और I को मैंने इधर लेके गया। ये आपको प्लस से इधर आ जाता क्या हो जाएगा माइनस।
ठीक है। जब भी ए बी निकाले तो पूरा टर्म इस तरीके से ये बी के रूप में है, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा। देखिए ये बिंदु जो है यहाँ पर है, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। r1 r2 r1 प्लस r2 r1 r2 बटे में r1 प्लस r2, क्योंकि r1 r2 से r1 r2 कैंसिल हो गया ये टर्म। इसके नीचे जो आपको बचा क्या, e1 r2 प्लस e2 r1 बटे में r1 प्लस r2, यहाँ से आपको बचा r1 r2 बटे में r1 प्लस r2। ठीक है, हमको भी ए दिया है। अब यहाँ से जब हम भी ए बी लेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, भी ए बी बराबर E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट। देखिएगा, तो हम कहें कि ये दोनों विभवांतर यदि बराबर हैं, तो ये दोनों टर्म यदि आपस में यदि बराबर है तो इनके साथ ये लगे वाले टर्म भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो कह सकते हैं कि E इक्वलेंट जब इस समीकरण और इस समीकरण की आप तुलना करेंगे तो भी ए बी बराबर है, तो ये वाला टर्म E इक्वलेंट के बराबर होना चाहिए, और I का जो मल्टीप्लाई जो I का जो गुणांक है इस I के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट हम किसके बराबर लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट हम किसके बराबर लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। देखिए ये पूरा टर्म अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं तो ये कैसे होगा, R इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि ये जो प्रतिरोध है R1 और R2 R इक्विवेलेंट के साथ समांतर क्रम में जुड़े होंगे। समांतर क्रम में कैसे लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इनको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल आपको आएगा। ठीक है, सेम थिंग E इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। E इक्विवेलेंट में अगर हम R इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं, देखिएगा E इक्विवेलेंट में हम R इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला टर्म इस प्लस वाले से कट जाएगा, R1 R2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर चला आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा। तो इनको अगर आप अलग अलग करके लिखते हैं तो E इक्विवेलेंट R2 बटे में R1 R2 होगा, तो एक R2 से यहाँ का R2 कैंसिल होता है, यहाँ से बचेगा E1 प्लस E1 बटे में R1। सेम थिंग्स अगर वहां पे देखेंगे दूसरे में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से R1 कैंसिल होगा तो बचेगा E2 अपान में R2। अगर ऐसे तीसरा टर्म होता तो यहाँ से बचता प्लस E3 अपान में R3, चौथा होता तो E4 अपान में R1, अगर ग्यारहवां है तो होगा En अपान में R2। इस तरीके से अगर हम समांतर क्रम में दो सेलों को संयोजित करते हैं तो उनका जो तुल्य विद्युत वाहकत्व आपको इक्विवेलेंट ऐसे होना चाहिए, E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट आपका प्रतिरोध किसके बराबर होना चाहिए, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस। ठीक है, अगर हम इनका जो है E इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट करना चाहें तो ये इक्वल होगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R2 प्लस डॉट 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 EL R। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर सेलों के संयोजन के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया। इसको आप अपनी किताब से और जहाँ भी सोर्स से आप उसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर कोई बातें आपको नहीं समझ में आती है तो आप इस चैनल पर कमेंट्स करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको पूरे तरीके से संतुष्ट करूंगा। धन्यवाद।